नमस्कार दोस्तों। अगर कोई अभी अपना फ़ोन उठाए और अपना स्क्रीन टाइम चेक करे तो एक बड़ा अजीब सा सच सामने आएगा। बिल्कुल। मतलब पिछले 30 दिनों में हमने कितने सेल्फ हेल्प वीडियोस देखे होंगे, कितने मोटिवेशनल वाले ऑडियो सुने होंगे, हाँ, और ऐसी चीजें सुनकर लगता है कि भाई बहुत मेहनत हो रही है। है ना? ऐसा लगता है कि इंसान बाकी दुनिया से बहुत आगे निकल रहा है। पर आज ना एक कड़वे सच का सामना करना ही पड़ेगा सही बात है। कि लगातार सिर्फ जानकारी इकट्ठा करना सफलता नहीं है। असल में ये सिर्फ एक सस्ते डोपामिन की लत है। सस्ता डोपामीन मतलब चीप डोपामीन। लोग सीखने के नाम पर ना, सच कहूं तो सिर्फ खुद को धोखा दे रहे हैं। एग्जैक्टली। और दिमाग के इस खेल को प्रगति का भ्रम कहते हैं। इल्यूजन ऑफ प्रोग्रेस। आज इंटरनेट इस्तेमाल करने वाली 99% आबादी इसी भ्रम में जी रही है। 99%? ये तो बहुत बड़ा नंबर है। देखो, होता क्या है कि एक ट्यूटोरियल से दूसरे ट्यूटोरियल तक भागा जाता है, किताबें खरीदी जाती हैं, हजारों रील्स फोन में सेव होती हैं। हाँ, वो वॉच लेटर वाली लिस्ट जो कभी देखी नहीं जाती। सही कहा। और दिमाग इन सभी चीजों को ना एक अचीवमेंट की तरह प्रोसेस करता है। वो एक फॉल्स सिग्नल भेजता है कि ग्रोथ हो रही है। लेकिन असलियत कुछ और होती है। बिल्कुल। अगर एक कदम पीछे हटकर देखा जाए तो असल दुनिया में स्थिति वही होती है जहां इंसान 1 साल पहले था। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो लोग लगातार कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं वो आलसी नहीं है। मतलब उनका दिमाग ही उनके खिलाफ काम कर रहा है। हाँ, दिमाग को आसान रास्ता पसंद है। विचार और बातें समंदर जितनी बड़ी हो चुकी होती हैं, पर जब उन्हें असल जिंदगी में उतारने की बारी आती है तो हाथ खाली होते हैं। तो आज के इस चर्चा का मकसद यही समझना है कि इस भ्रम के जाल को कैसे तोड़ा जाए। जो लोग आज हमें सुन रहे हैं उन्हें बता दूं कि आज हम उन 3 आदतों पर बात करेंगे, और एक चौथे छुपे हुए नियम पर भी। हाँ, जो किसी भी आम इंसान को एक खतरनाक इंसान बना सकती हैं। और यहाँ खतरनाक से मतलब कोई गलत काम नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब एक ऐसे व्यक्ति से है जो सिर्फ ख्याली पुलाव नहीं पकाता बल्कि असल दुनिया में चीजें बनाता है। विचारों के शोर को जमीन पर उतारना ही सबसे बड़ी चुनौती है। और यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये फासला ही इंसान को अंदर से खोखला करता है। इसे मिटाने के लिए सबसे पहले इनपुट को फिल्टर करना होगा। इनपुट यानी जो हम दिमाग में डाल रहे हैं। हाँ, और हमारे सोर्सेज यहाँ एक बहुत अजीब कॉन्सेप्ट देते हैं, जिसे कहते हैं दूसरों की जिंदगी चुराना। जिंदगी चुराना, ये तो सुनने में बड़ा नेगेटिव सा लग रहा है। लगता है, पर असल में किताबें पढ़ना दुनिया का सबसे बेहतरीन और लीगल तरीका है किसी दूसरे की जिंदगी भर की मेहनत को अपने दिमाग में डाउनलोड करने का। 1 मिनट यहाँ रुकते हैं। अक्सर लोग बोलते हैं ना कि मैं तो खुद अपनी गलतियों से सीखूंगा। हाँ, मैं खुद करके सीखूंगा वाली अप्रोच। सही। तो क्या ये अप्रोच काफी नहीं है आज के दौर में? देखो, अगर किसी की सोच सिर्फ उसके अपने छोटे से दायरे तक सीमित है तो नए आइडियाज कहाँ से आएंगे? एक व्यक्ति वो है जो सिर्फ अपने कल के सहारे आज की मुश्किलें सुलझा रहा है। और दूसरा वो जिसके दिमाग में दुनिया के 10 सबसे बुद्धिमान लोगों का तजुर्बा मौजूद है। नवाल रविकांत की किताबों में इसे बहुत साफ समझाया गया है। क्या समझाया है? कि पढ़ाई का मतलब पन्ने गिनना नहीं है। जब कोई 300 पेज की किताब खरीदता है तो वो असल में किसी इंसान के 30 साल का संघर्ष खरीद रहा होता है। अरे वाह, 30 साल का निचोड़ सिर्फ एक वीकेंड में। बिल्कुल। उस इंसान ने 30 सालों में जो हारें देखीं, जो गलतियां की, वो सब मेरा मतलब है लोग कुछ घंटों में सीख सकते हैं। ये सच में एक कमाल का नजरिया है। रॉबर्ट ग्रीन ने भी तो अपनी किताब में इन लेखकों को मरे हुए मेंटर कहा है ना। हाँ, डेड मेंटर्स। ये वो मेंटर हैं जो वो सब सिखा सकते हैं जो जिंदा लोग अक्सर दूसरों से छिपाते हैं। सोचिए, जब कोई कार्ल युंग या किसी बड़े फिलोसोफर को पढ़ता है तो उसकी पूरी साइकोलॉजी सीधे दिमाग में कॉपी पेस्ट हो रही है। सही बात है। लेकिन एक बड़ा सवाल उठता है यहाँ, अगर लगातार किताबें पढ़ी जा रही हैं तो क्या लोग सिर्फ जानकारी के होर्डर्स यानी कबाड़े इकट्ठा करने वाले नहीं बन रहे? ये बहुत अच्छा पॉइंट है। मतलब सिर्फ नए आइडियाज पढ़ लेने से असल में क्या बदलता है? असर तब होता है जब वो जानकारी दिमाग में सोचने के नए सांचे बनाती है, नए मेंटल मॉडल्स बनाती है। सोचने के नए सांचे? थोड़ा आसान शब्दों में बताइए। मतलब जो लोग लगातार पढ़ते हैं उनका दिमाग नई स्थिति में बहुत तेजी से पैटर्न पकड़ लेता है। वो एक समस्या को 10 अलग नजरियों से देख पाते हैं। क्योंकि उनके पास 10 अलग लोगों का दिमाग उधार लिया हुआ है। एग्जैक्टली। वॉरेन बफेट का 5 घंटे वाला नियम इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। सफल लोग हफ्ते में कम से कम 5 घंटे सिर्फ नया ज्ञान अंदर लेने में लगाते हैं। पर वो रैंडम मीम्स या रील्स नहीं देख रहे होते। नहीं, बिल्कुल नहीं।
वो डीप और फोकस्ड तजुर्बे कंज्यूम कर रहे होते हैं। यही वो जगह है जहां ज्यादातर भीड़ पीछे छूट जाती है। अगर कोई वही देख रहा है जो सब देख रहे हैं, तो वो अलग कैसे सोचेगा? सही बात है। जो लोग इस वक्त हमें सुन रहे हैं, उनके लिए एक छोटा सा टास्क है। एक पल के लिए सोचिए कि आखिरी बार वो कौन सी किताब थी जिसने आपकी मेरा मतलब है सोचने का नजरिया पूरी तरह बदल दिया था। क्योंकि जो किताब आज नहीं पढ़ी गई वो एक ऐसा विचार है जो दिमाग में कभी आएगा ही नहीं। पर क्या सिर्फ विचार आना काफी है? यहाँ एक और प्रॉब्लम आती है ना। हाँ, मामला और भी दिलचस्प हो जाता है आगे। अक्सर लोग मान लेते हैं कि नहाते समय या सोने से ठीक पहले जो एक शानदार आइडिया आया था वो कल सुबह भी याद रहेगा। और कल सुबह तक वो बिल्कुल गायब हो जाता है। बिल्कुल। विज्ञान कहता है कि इंसानी दिमाग एक प्रोसेसर की तरह डिजाइन किया गया है, हार्ड ड्राइव की तरह नहीं। एक सेकंड, क्या मतलब दिमाग जानबूझकर इन शानदार आइडियाज को डिलीट कर देता है? ये तो एक डिजाइन फ्लॉ लगता है दिमाग का। डिजाइन फ्लॉ नहीं है, बल्कि एक बहुत जरूरी फीचर है। इसे साइकोलॉजी में फॉरगेटिंग कर्व यानी भूलने की वक्र कहते हैं। अच्छा, तो ये काम कैसे करता है? दिमाग के पास एक लिमिटेड रैम होती है जिसे एक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए खाली रखना पड़ता है। अगर किसी नई बात को कहीं लिखा नहीं गया तो 24 घंटे के अंदर क्या होता है? 70 से 80% जानकारी हमेशा के लिए गायब हो जाती है। दिमाग उसे कचरा समझकर हटा देता है। बाप रे, मतलब पिछले महीने आए हुए बेहतरीन आइडियाज आज इसीलिए याद नहीं है क्योंकि दिमाग ने प्रोसेसर क्लियर कर दिया था। सही पकड़े। इसीलिए लगातार पढ़ना बेकार हो जाता है अगर पढ़े हुए को फिल्टर करके कहीं स्टोर न किया जाए। तो इसका सोल्यूशन क्या है? रैम का बैकअप कहाँ बनाए? सुंग के एरेंस ने इसका एक बेहतरीन सोल्यूशन दिया है। उन्होंने बताया है कि अपना एक दूसरा दिमाग यानी सेकंड ब्रेन बनाना कितना जरूरी है। सेकंड ब्रेन मतलब बातों को कागज या डिजिटल नोट्स पर उतारना? हाँ, पर यहाँ नोट लेने का मतलब हाइलाइटर से किताबों को रंगना नहीं है या फिर रोज की डायरी में जज्बात लिखना नहीं है। तो फिर क्या है? लिखना असल में अपने विचारों को टेस्ट करने का एक टूल है। अगर कोई किसी नई सीखी हुई बात को आसान शब्दों में लिखकर नहीं समझा सकता, तो मतलब उसे वो बात खुद समझ नहीं आई है। हाँ, क्योंकि उलझे हुए विचार कभी कागज पर टिकते नहीं हैं। बिल्कुल। जब लिखने की कोशिश होती है तो दिमाग मजबूर होता है उन विचारों को एक स्ट्रक्चर देने के लिए। इस प्रोसेस को आसान बनाने के लिए ना एक बहुत प्रैक्टिकल नियम है। हाँ, वो 3+1 वाला नियम। सही, 3+1 यानी 3+1 का नियम। जो कुछ भी पढ़ा है उसे पहले 3 आसान लाइनों में तोड़कर लिखा जाए और आखिरी एक लाइन में ये लिखा जाए कि इसे असल जिंदगी में अप्लाई कैसे करेंगे। ये बहुत पावरफुल है। साफ लिखना ही साफ सोचना है। तो आज का एक छोटा सा एंगेजमेंट टास्क बनता है। आज सिर्फ 5 मिनट खुद के साथ बैठिए और दिन की सबसे बड़ी सीख को इस 3+1 फॉर्मेट में लिखिए। दिमाग का कचरा पूरी तरह साफ हो जाएगा। पर देखो, अब उस सबसे बड़े फासले पर आते हैं जो एक आम इंसान को आगे बढ़ने से रोकता है। उससे बड़ा क्या फासला हो सकता है? सोचो, किसी ने किताबें पढ़ ली, आइडियाज इकट्ठा कर लिए और अपना सेकंड ब्रेन भी बना लिया जहां सब लिखा है, पर अगर बात यहीं रुक गई तो वो बस एक यूजलेस थ्योरीज की लाइब्रेरी बन के रह जाएगी। जमीन पर तो कुछ नहीं बदलेगा। बिल्कुल। और यही एंट्री होती है तीसरे सबसे बड़े किस्से की, मोशन वर्सेस एक्शन का अंतर। हाँ, ये बहुत जरूरी है क्योंकि लोग समझते हैं कि पॉडकास्ट सुनना या नोट्स बनाना एक्शन है, पर असल में क्या है? असल में अगर उस जानकारी को किसी नए काम, किसी स्किल या जमीनी मेहनत में बदला नहीं जा रहा तो वो जीरो है। ये तो वैसा ही है ना जैसे कोई अपनी गाड़ी को न्यूट्रल में डालकर इंजन को लगातार रेस दे रहा हो। सही एनालॉजी है। शोर बहुत है, इंजन गर्म हो रहा है, पेट्रोल जल रहा है, मतलब मोशन लगातार हो रहा है, पर गाड़ी 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ी। एक्शन जीरो। एकदम जीरो। जॉश कॉफमैन ने इसे बहुत अच्छी तरह समझाया है। लोग बिजनेस प्लान बनाने की ट्यूटोरियल्स देखते हैं, फाइनेंस के वीडियोस सुनते हैं और उन्हें लगता है कि ओह क्या मेहनत हो रही है। पर वो सिर्फ मोशन है। एक्शन तब होता है जब वो उठकर किसी क्लाइंट को पहला कॉल मिलाते हैं या अपना पहला ठोस काम शुरू करते हैं। हमारे सोर्सेज में एक उदाहरण था उस 50 स्टेप डिसिप्लिन प्लेबुक का। दूसरों के रूल्स पढ़ना कितना मजेदार मोशन था। हाँ, पर जब खुद बैठकर वैसी प्लेबुक बनानी पड़ी जो दूसरों की मदद करे, तब असल पसीना छूटा। यही तो एक्शन है। पर मैं सोचता हूं कि आखिर एक्शन लेने से दिमाग इतना भागता क्यों है? इसके पीछे पूरी तरह से न्यूरोकेमिस्ट्री है, खासकर सस्ता डोपामीन।
थोड़ा इसे डिटेल में समझते हैं। देखो, स्टैनफोर्ड के न्यूरोसाइंटिस्ट्स ने साबित किया है कि जब हम बिना किसी मेहनत के, जैसे सिर्फ फोन स्क्रॉल करके कोई नया आइडिया लेते हैं, तो दिमाग के रिवॉर्ड सेंटर को लगता है उसने बहुत बड़ा काम कर लिया। मतलब दिमाग में डोपामिन का स्पाइक आता है? हाँ, लेकिन क्योंकि असल जिंदगी में मेहनत नहीं हुई, इसलिए तुरंत बाद हमारा डोपामिन बेसलाइन पूरी तरह गिर जाता है। बाप रे, यानी दिमाग को धोखा मिल गया है कि रेस जीत ली गई है, वो भी बिना एक कदम दौड़े। सही बात है। और इसका नतीजा क्या होता है? इंसान उदास और थका हुआ महसूस करता है। इस बेसलाइन को ठीक कैसे किया जाए? असली मोटिवेशन कहाँ से आएगी? असली मोटिवेशन तब बनती है जब दिमाग को मुश्किल और दर्द झेलने की आदत डाली जाए, जैसे इलॉन मस्क का टेस्ला फैक्ट्री वाला किस्सा। ओ हाँ, जब कंपनी डूबने वाली थी, उन्होंने किसी होटल में रुकने के बजाय फैक्ट्री के फर्श पर सोना शुरू कर दिया था। पर लोग सोचते हैं कि वो बस एक पीआर स्टंट था। फर्श पर सोने से गाड़ियां थोड़ी जल्दी बनेंगी। सही बात है, पर असल खेल तो दिमाग का था ना। बिल्कुल, ये प्योर न्यूरो कंडीशनिंग थी। वो खुद को और अपनी टीम को सिखा रहे थे कि जब स्थिति खराब हो तो आराम नहीं, दर्द चुना जाता है। अरे वाह, ठंड और थकान सहकर उन्होंने दिमाग की कैपेसिटी बढ़ा ली। उन्होंने डोपामिन को सस्ते सोर्सेस से लेना बंद कर दिया। अगर दिमाग को दर्द को पार करना नहीं सिखाया, तो वो हमेशा आसान रास्ता ही चुनेगा। ये सच में डीप मोटिवेशन है। ज्यादातर लोग इसीलिए पीछे रह जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि कोई एक नई ट्रिक सीखकर रातों रात गेम बदल जाएगा। पर सच्चाई ये है कि अगर सीखी हुई बात को 24 घंटे में अप्लाई नहीं किया, तो वो जानकारी जीरो है। और जब एक्शन लेने पर लोग आपके प्रोडक्ट को खराब बताते हैं या प्लान फेल होता है, वही एक तरीका है इस भ्रम को तोड़ने का। डर के पीछे ही ग्रोथ छुपी होती है। पर इन सब के बाद भी एक आखिरी राज बचता है, जिसके बिना ये सब लंबा नहीं चल पाता। एक चौथी आदत, जो असल खतरनाक लोगों को बाकियों से अलग करती है। हाँ, और ये आदत शोर मचाने के बारे में नहीं है। तो चलिए इस चौथी आदत को समझते हैं, थोड़ा ठहराव के साथ। आखिर वो चौथा नियम क्या है जो हारने के बाद भी चलने पर मजबूर करता है? वो नियम है सन्नाटे को बर्दाश्त करना, खामोशी की ताकत। सन्नाटे को बर्दाश्त करना, थोड़ा गहरा लग रहा है ये। देखो, जब कोई बड़ा काम शुरू होता है तो शुरुआत में कोई ताली नहीं बजाता, कोई वैलिडेशन नहीं मिलती। ऐसा लगता है अंधेरे में तीर चला रहे हैं बस। हाँ, और उस खालीपन में जब मन करे कि वापस फोन की दुनिया में लौट जाएं, वही इंसान का असली टेस्ट होता है। सही बात है यार। अगर सिर्फ तभी काम किया जाए जब मोटिवेशन फील हो, तो गेम तो वहीं खत्म। आजकल लोग इंटरनेट पर अपने छोटे छोटे प्लान्स का शोर मचाते हैं। मैं स्टार्टअप शुरू कर रहा हूँ, या मैं किताब लिखूंगा। और जैसे ही लोग ऑल द बेस्ट लिखते हैं, सस्ता डोपामिन मिल जाता है। एग्जैक्टली। दिमाग को लगता है किताब तो लिख ली गई, तो फिर अगले दिन खाली पन्नों का सन्नाटा झेलने की क्या जरूरत है। यही वजह है कि डेंजरस इंसान वो है जो खामोशी से काम करता है, उसका रिजल्ट दुनिया के सामने शोर मचाता है। इसका एक बेहतरीन उदाहरण है रोमन सम्राट मार्कस अरेलियस, जिनके पास पूरी दुनिया की दौलत थी। हाँ, वो चाहे तो पूरी जिंदगी आराम और तारीफों में निकाल देते, पर उन्होंने जानबूझकर दर्द और खामोशी को एक औजार बनाया। हाँ, सुना है वो जानबूझकर फर्श पर सोते थे। बिल्कुल। और उनकी मशहूर किताब मेडिटेशंस किसी और को ज्ञान देने के लिए नहीं थी, वो उनकी खुद की डायरी थी जहां वो अपने दिमाग का कचरा फिल्टर कर रहे थे, बिना किसी वैलिडेशन की उम्मीद के। एक राजा का खुद को आराम से दूर करना ताकि मानसिक ताकत कमजोर ना हो, ये कमाल की बात है। इसलिए याद रखना चाहिए, जिंदगी हमेशा उन लोगों को रिवॉर्ड देती है जो रुकते नहीं हैं, जो लगातार चलते हैं। तो दोस्तों, वक्त आ गया है इस गहरी चर्चा को समेटने का। इन बातों को सिर्फ एक और एंटरटेनमेंट या सस्ते डोपामिन की तरह मत गुजरने दीजिए। हाँ, आज कुछ एक्शन लेने का वक्त है। अगर इस डिस्कशन ने आपकी सोच का कोई दरवाजा खोला है, तो आज स्क्रीन बंद करके 10 पेज पढ़ने का फैसला लीजिए, या डायरी में सिर्फ एक लाइन लिखिए। क्योंकि बीज तुरंत पेड़ नहीं बनता, खुद को वक्त देना जरूरी है, पर शुरुआत आज ही करनी होगी। एकदम सही। और जो लोग सुन रहे हैं, उनसे एक गुजारिश है, अगर इन बातों ने सच में कोई असर डाला है, तो कमेंट्स में उस एक किताब का नाम जरूर लिखिए जिसने आपका दिमाग खोल दिया हो, ताकि पढ़ने वालों को एक ऐसी लिस्ट मिल सके जो असल में काम की हो। बिल्कुल। चलिए, ऐसी एक और पावरफुल और जरूरी चर्चा के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए खामोशी से अपना बेहतरीन काम जारी रखिए।